हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका 60 दिन की मिशन सिलेक्शन यूट्यूब सीरीज़ में। और ये है आज हमारा डे 3। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों की कुछ मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि सर ये 60 दिन की जो हम यूट्यूब सीरीज़ चला रहे हैं इसके चार्जेस क्या हैं, ये कहाँ पर हमें अवेलेबल होगी और किस तरीके से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 3 बड़े सवाल। पहली चीज़, ये केवल यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी, कहीं किसी एप्लीकेशन पे कोई वेबसाइट नहीं अलग से। दूसरा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जीके जीएस के वो सारे कवर करेगी, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का वो सब यहाँ डिस्कशन के साथ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो अगर इस सीरीज़ से आप जुड़े रहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो बिहार एपी और बिहार जे का पेड बैच चल रहा है वो 7 से 8 बजे है, जो कि एप्लीकेशन पे हमारे चल रहा है जस्ट टारगेट की। और उसमें हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं पूरे जीएस जीके के सिलेबस का। तो वो एक पेड बैच है, अगर करना चाहे तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये सीरीज़ पूरी फ्री रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये है डे 3 जस्ट टारगेट 60 डेज मिशन सिलेक्शन बिहार एपीओ और बिहार जे एग्ज़ाम के लिए। आज का जो हमारा ये डे है डे 3 है। ऐसे ही करके हमें टिक लगाते जाना है और डे 60 तक पहुंचने का हमारा ये लक्ष्य है। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे साइंस के, फिर कुछ क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के और कुछ क्वेश्चन है इसमें इन्वायरमेंट से जुड़े हुए। तो इन 3 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ, जो दालें होती हैं वो अच्छा स्रोत होती है किस चीज़ का? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोटीन, सेल्यूलोज, फैट्स एंड कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स ओनली? तो आंसर है प्रोटीन। सभी को पता होगा प्रोटीन हमारी मांसपेशियों की विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दालों के अंदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी 2 प्रकार का होता है। एक एनिमल बेस्ड होता है जो मीट में मिलता है या अंडे में मिलता है, और एक प्लांट बेस्ड होता है जो दाल में या सोयाबीन में हमें मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट? निम्न में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार एपी 2009 का क्वेश्चन है। आजकल ये बड़े चर्चा में भी है। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल अल्कोहल को हम कहते हैं, आम भाषा में इसे मेथनॉल कहा जाता है। ये वही मेथनॉल है जो आजकल पेट्रोल में भी मिलाया जा रहा है, जिसे E10 या E15 या E20 पेट्रोल कह रहे हैं, यानी कि इतने % उसमें पेट्रोल से अलग मेथनॉल मिलाया जा रहा है। एक होता है इथेनॉल, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। इथाइल अल्कोहल ये वो अल्कोहल होती है जो सेवन के लिए बनी होती है, यानी शराब पीने वाली जो शराब होती है वो इथेनॉल होती है। और जो विस्की है, वाइन है या फिर बियर है, उसमें इथेनॉल ही होता है, मेथनॉल नहीं होगा। मेथनॉल एक पॉइजनस कह सकते हैं सब्सटेंस है। तो सेकंड का आंसर होगा सी। तो वुड स्पिरिट वुड से ही बनती है, लकड़ी का डिस्टिलेशन करके बनता है मिथाइल अल्कोहल, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन? सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में मिलते हैं। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं? जो खट्टे फल होते हैं, जो कि रिच सोर्स होते हैं विटामिन सी के। सुना होगा आपने। तो इसमें विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? संतरा, सेब, अमरूद या तरबूज? तो आंसर बहुत आसान है, ऑरेंजेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पेडोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ? पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? बीमारियों का, मिट्टी का, प्रदूषण का या चट्टानों का? तो पेडोलॉजी जुड़ी है सॉइल की स्टडीज से। क्या सॉइल को स्टडी करना महत्वपूर्ण है? हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिट्टी कैसी है उसी के आधार पर वहाँ पे निर्माण कार्य होता है, या खेती मिट्टी के हिसाब से ही होती है। जितनी उपजाऊ मिट्टी होगी उतनी बेहतरीन वहाँ पर खेती होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? लोहे में जंग लगना उदाहरण है किस चीज़ का? ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन का, अपचयन का, रिडक्शन का, पॉलीमराइजेशन का या फिर गैल्वेनाइजेशन का? गैल्वेनाइजेशन तो हमने कल ही देखा था, आयरन के ऊपर जिंक चढ़ा देते हैं। तो अगर डे 2 की क्लास आपने की है तो ये याद होगा आपको, उस क्वेश्चन का आंसर जिंक था। तो गैल्वेनाइजेशन तो आंसर नहीं है, इसका आंसर ऑक्सीडेशन है। लोहे के ऊपर जब भी जंग लग जाता है, जंग क्यों लगता है? वायुमंडल से ये रिएक्शन कर लेता है। हर धातु वायुमंडल से रिएक्शन करती है। कुछ धातु रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं, यानी कि बहुत तेज़
वो वायुमंडल से रिएक्शन करती हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, उसे केरोसिन में इसलिए रखते हैं। जंग जो लगता है लोहे के ऊपर, वो वायुमंडल से रिएक्शन करने के बाद जो ऑक्साइड्स बनते हैं उन्हीं को कहते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, द एज ऑफ द अर्थ इज डिटरमिन्ड बाय। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है किससे? यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, एटॉमिक क्लॉक्स या बायोलॉजिकल क्लॉक। तो कोई घड़ी तो नहीं बता सकती कि पृथ्वी की आयु कितनी है या चट्टानों की आयु कितनी है। कार्बन डेटिंग का आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में, इतिहास में, कि C12, C14 इस तरह की कार्बन डेटिंग से उम्र पता लगती है किन चीज़ों की? ऑर्गेनिक चीज़ों की। मान लीजिए कोई कब्र मिली और इतिहास में कोई खुदाई हुई, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ कब्रें मिली, तो वो कितनी पुरानी होंगी? कार्बन डेटिंग से उसका तो पता चल सकता है, लेकिन पृथ्वी का, चट्टानों का, रॉक्स का, इनका पता नहीं चलता। इनका पता चलाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल होता है। तो पद्धति का नाम है यूरेनियम डेटिंग। और अगर ऑर्गेनिक चीज़ें देखें तो उनके लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है। 6 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड ग्रुप ओ कैन बी डोनेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, निम्न में से किस समूह को वो अपना रक्त दे सकता है? तो हमें पता है ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, स्पेसिफिकली ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ में भी ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव 2 ब्लड ग्रुप बनते हैं। तो ओ नेगेटिव स्पेसिफिकली है, लेकिन इसने इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो ओ किसे अपना रक्त दे पाएगा? ए और ए बी को दोनों को, बी और ए बी को दोनों को, ए बी ओनली, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ए बी ओनली तो नहीं, ऑल ऑफ द अबव ग्रुप्स। हाँ जी, आंसर इसका डी होगा, ये सभी ब्लड ग्रुप को अपना रक्त दे सकता है। 7 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग हेयर इन ब्यूटी पार्लर्स। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का तो नहीं, सिलिकॉन तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में यूज़ होता है। क्लोरीन इस्तेमाल होता है नॉर्मली प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल शुद्धिकरण में यूज़ होता है। फॉस्फोरस नहीं, आंसर है सल्फर। सल्फर बालों के अंदर जो केराटिन नाम का प्रोटीन होता है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है। तो बालों को कैसे भी घुमा के स्टाइलिंग की जा सकती है, ऐसे घुमा घुमा के बालों को ब्यूटी पार्लर में स्टाइलिंग बना देते हैं, तो उसमें सल्फर का इस्तेमाल होता है। 8 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? मतलब क्या है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसकी खाद बनाई जा सके, बिल्कुल साधारण भाषा में, जिस चीज़ की खाद बन सके और वो पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो जिस चीज़ की भी खाद बन सकती है वो पर्यावरण में घुल जाएगा, मिल जाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो पदार्थ बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होता है। जैसे प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, 100 साल तक ज़मीन के भीतर रहता है, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है हमारे पूरे पर्यावरण को। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इनमें से क्या बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जियां बिल्कुल नहीं, ये तो हैं। पेपर ये भी है। अर्थवॉर्म जो केचुए होते हैं ये भी है। केचुए तो खाद बनाते हैं, बहुत अच्छी खाद बनती है। आंसर है एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम एक धातु है, तो धातु बायोडिग्रेडेबल नहीं है। 9 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मरीन ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। इनमें से कौन सा वो समुद्री जीव है जो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा मतलब विलुप्त होने की कगार पे है, बस ये समझ लीजिए। कोरल जो मूंगा होता है, प्रवाल भित्ति कहते हैं जिसे। गैस्ट्रोपोड एक तरह के एनिमल होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। फिश मछली या मछलियाँ, या स्टार फिश एक तरह के रेंगने वाली जानवर। आंसर है इसका मूंगा। प्रवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ इंग्लिश में बोलते हैं, कोरल रीफ्स, इन्हें वर्षावन बोला जाता है समुद्र का। वर्षावन किसका? समुद्रों का। इंग्लिश में कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस। अब इनके साथ समस्या क्या है कि ये थोड़ा सा भी पॉल्यूशन, अगर थोड़ा सा भी समुद्र का पानी पॉल्यूटेड हो जाए, थोड़ा सा भी उसका तापमान बढ़ जाए, तो कोरल जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो चट्टान बनाते हैं, इसलिए 10 का आंसर हो जाएगा ए, कोरल रीफ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इन एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट कलेक्टिवली कॉल्ड। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो देखिए, आप इसे समझिए मछलियों से। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, तो बड़ी मछलियां क्या खाती हैं, उनका आहार क्या है?
बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं, ठीक है। फिर छोटी मछलियाँ क्या खाती हैं? छोटी मछलियाँ जिस जानवर का शिकार करती हैं, बहुत छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं, ये इन्हें कहते हैं प्लैंकटन। इन प्लैंकटन का शिकार करती हैं छोटी छोटी मछलियाँ। जहाँ पर प्लैंकटन की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे मछलियाँ भी ज़्यादा होती हैं, और वहाँ पे मछुआरे भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें मछलियाँ पकड़नी होती है। तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, ये आँखों से दिखता नहीं है, और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ये पाया जाता है। आंसर है इसका प्लैंकटन। तो 11 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीन एक्वेटिक प्लांट्स आर प्राइमरली ग्रोन इन अ फिश टैंक। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। तो एक्वेरियम सभी ने देखा होगा, एक्वेरियम जिसमें मछलियाँ रखते हैं, कई लोग घर में भी रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। उस एक्वेरियम के अंदर कई बार लोग पेड़ भी उगा देते हैं, पौधे उस पानी के भीतर ही, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पानी के भीतर भी उग जाते हैं। अब ये क्यों उगाए जा रहे हैं, इसका क्या लाभ है इस पूरे एक्वेरियम को, या ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसे? ऑक्सीजन के लिए हम ये काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम कर रहे हैं, एज फूड फॉर द फिश, मछलियों का भोजन उस पेड़ से प्राप्त होगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या फॉर डेकोरेशन, केवल सजावट के लिए किया है, उसका वैसे कोई लाभ नहीं है। तो इसका आंसर है ए। मछलियों को चाहिए ऑक्सीजन, तो ये जो पेड़ है फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, बहुत अच्छी बात है। और मछलियाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगी, यानी एक्सहेल करेंगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो कंज्यूम करता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो अगर एक्वेरियम के अंदर पेड़ पौधे उगा दिए जाएं तो मछलियों के लिए भी बहुत अच्छा है, पेड़ पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है, और आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द डिजीज एंथ्रैक्स। निम्न में से एंथ्रैक्स बीमारी किसके द्वारा फैलती है? वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म या एल्गी। तो एंथ्रैक्स जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। पहले तो ये जानवरों में होती है, खासकर वो पशु जो डेयरी एनिमल कहलाते हैं, जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, उन जानवरों में ये बीमारी होती है एंथ्रैक्स, और उसके बाद ये इंसानों में भी आ सकती है। बिल्कुल 13 का आंसर बी है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन। निम्न में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। 3 मेजर सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, यानी कि वो चीज़ें होती हैं जिनमें ज़मीन पर जाकर मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है, द्वितीय क्षेत्र, जिसमें सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उद्योग आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, मील, सब इसी में आ जाएंगी। और एक होता है टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, ये सेवा क्षेत्र कहलाता है, सर्विस सेक्टर। इसमें कोई किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता, केवल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे लॉ फर्म या कोई भी लीगल एडवाइस। इवन जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अधिवक्ता महोदय जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एक सर्विस सेक्टर का ही काम कर रहे हैं। वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं अपने क्लाइंट को, उसी का वो फीस लेते हैं, और ये एक टर्शरी सेक्टर का, ये कह लीजिए, प्रोफेशन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, यानी एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह से जुड़ा नहीं है? तो कृषि तो है, ये आंसर नहीं होगा। मत्स्य, फिशिंग भी है, ये आंसर नहीं होगा। खनन, माइनिंग, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या है? डी, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है, ये सर्विस सेक्टर से जुड़ा है, टर्शरी सेक्टर से जुड़ा है। आप कहेंगे सर वो कैसे? आपने एक ट्रेन पकड़ी, ए शहर से बी शहर आप पहुंच गए, तो रेलवे ने आपको पहुंचा दिया ए शहर से बी शहर, उसी का रेलवे ने पैसे लिया। क्या रेलवे ने कोई प्रोडक्ट आपको बेचा है? या अपनी सेवाएं प्रदान की हैं केवल? रेलवे ने कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेचा है, केवल आपको ए शहर से बी शहर में छोड़ दिया है। इसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र। तो परिवहन इसी में आता है। 14 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल सर्विस। तो सामाजिक सेवा के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं है? सामाजिक सेवा सभी जानते होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास या ऊर्जा एवं सिंचाई। शिक्षा तो समाज के प्रगति का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। स्वास्थ्य, अगर समाज स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है। आवास भी, ऊर्जा एवं सिंचाई, ये एक सोशल सर्विस का काम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पावर या ऊर्जा और सिंचाई का कार्य।
क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है, हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर है 395। आर्टिकल नंबर के हिसाब से अगर टोटल आर्टिकल देखेंगे तो 450 से भी ज़्यादा बैठते हैं। 16 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द मिनिमम वोटिंग एज रिड्यूस टू 18 ईयर्स। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से हुई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 61st अमेंडमेंट 1988 से पहले, 1988 से पहले भारत में मतदान की कम से कम मिनिमम जो आयु थी वो थी 21 वर्ष। यदि आप 21 वर्ष के हैं तो वोटिंग दे सकते थे 1988 से पहले, अदरवाइज एलिजिबल नहीं थे। इस 21 वर्ष को 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन 1988 से, और ये लागू हुआ था 89 से, यानी 1989 से। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड द 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी भी कहते हैं जिन्हें, पास अवे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई। तो आंसर है इसका पावापुरी। पावापुरी बिहार में एक टाउन है। और वर्धमान स्वामी यानी वर्धमान महावीर स्वामी और सिद्धार्थ गौतम यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध, इन दोनों का ही जन्म स्थान और एक तरीके से मृत्यु स्थान की जगह हम परिनिर्वाण भी कह सकते हैं, महापरिनिर्वाण भी कह सकते हैं। ये दोनों ही ज़रूरी है। तो महावीर स्वामी के केस में तो ये पावापुरी है, और गौतम बुद्धा के केस में ये है कुशीनगर। कुशीनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। चले तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज एम्परर अशोकाज रिलेशनशिप टू चंद्रगुप्त। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था, बेटा, पौत्र, दादा या पिता। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के। इनके बेटे का नाम हुआ बिंदुसार, और फिर इनके पोते का नाम हुआ सम्राट अशोक। तो आंसर क्या होगा, बी, पौत्र यानी कि ग्रैंडसन। तो बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड महमूद ऑफ गजनी डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेम्पल। तो सुना होगा आपने, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। 16वां और 17वां जो आक्रमण था ये बहुत भीषण था इसका, गुजरात तक ये पहुंचा था, और गुजरात में इसने बड़ी लूटपाट की थी। गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ टेम्पल, जो कि एक ज्योतिर्लिंग टेम्पल भी है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, तो गुजरात में इसने उस मंदिर को ध्वस्त किया था। और मंदिर का जो खजाना, पहले खजाना मंदिर में ही होता था, बैंक के लॉकर्स नहीं होते थे पहले, मंदिरों में ही लोग अपने वैल्यूएबल्स रखते थे, तो उसको इसने लूटा था। कब, इसने वर्ष पूछा है, आंसर है 1025 ईस्वी में, 1025 एडी में महमूद गजनवी ने अपना जो ये सोमनाथ टेम्पल का आक्रमण है, 17वां ये आक्रमण था, ये किया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21, हु फाउंडेड द खालसा पंथ। खालसा पंथ का गठन किसने किया। तो खालसा पंथ सिख धर्म में जो वॉरियर यानी कि जो योद्धा एक पंथ है उसको कहा गया है। खालसा शब्द आया है खालिस से, खालिस मतलब जैसा भगवान ने बनाया है, जैसे ईश्वर ने बनाया है वैसे ही रहना है। क्वेश्चन क्या है कि इस पंथ का गठन किसने किया। तो इस पंथ का गठन सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं उन्होंने किया, जिनका नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, तो ये 10वें और अंतिम गुरु थे। इनके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने जो गुरुशिप है यानी कि गुरु को जो दर्जा है वो किसे सौंप दिया था, गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु ग्रंथ साहिब को, जो कि पवित्र पुस्तक है, पवित्र किताब है सिख धर्म की, जिसमें बहुत सारी जो पूर्व गुरु रहे हैं, जैसे गुरु नानक देव जी हैं और भी गुरु रहे हैं, उनकी जो भी वाणी है, उनकी जो भी शिक्षा है वो इस किताब में संग्रहित है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है वो इस समय एक गुरु का दर्जा प्राप्त रखती हैं सिख धर्म में। 21 का आंसर है टी। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो क्लाइव, हास्टिंग, कॉर्नवालिस या फिर वेलेस्ली। अगर भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, लेकिन ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में शायद ऐसे पूछा हो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहा हो। तो बंगाल वारन हास्टिंग रहा था, अगर याद हो आपको, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो वारन हास्टिंग था उसको
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। कॉर्नवालिस तो नहीं है, कॉर्नवालिस तो बहुत बाद में आया। वेलेस्ली भी नहीं है, सब्सिडरी अलायंस इसने चलाया। क्लाइव भी नहीं है, क्लाइव ने प्लासी का युद्ध लड़ा था। 22 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, और अपने गुरु के नाम से ही इन्होंने मिशन का नाम रखा था, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद का असली नाम या मूल नाम क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो असली नाम है स्वामी विवेकानंद का। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच लैंग्वेज वॉज द त्रिपिटक रिटन? त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई हैं? सबसे पहले त्रिपिटक है क्या? ये पवित्र पुस्तकें हैं कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की। 3 पिटक हैं, त्रि मीन्स 3, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तो ये 3 पुस्तकें हैं, कह सकते हैं आप। बौद्ध धर्म में इन्हें बहुत बड़ा पवित्र माना जाता है। ये कौन सी भाषा में लिखी हैं? तो आंसर है इसका पाली। बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए। प्राकृत भाषा में लिखे गए जैन धर्म के ग्रंथ, और वैदिक धर्म या वेदास, जितना भी वेदा लिटरेचर है वो सब संस्कृत में लिखा गया है। तो तीनों भाषा एंशिएंट लैंग्वेज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी? इनमें से कौन सा सांविधिक संस्था नहीं है, यानी कि वो विधि द्वारा स्थापित नहीं है, या तो वो संविधान में है या फिर वो विधि द्वारा स्थापित नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, तो LIC की तो एक्ट बनी हुई है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारतीय रिजर्व बैंक भी है। वित्त आयोग या भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल, ये भी एक कंपनी है। आंसर है इसका फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। क्यों? क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है। कहाँ मिलेगी? आर्टिकल 280 में। राष्ट्रपति हर 5 साल पे एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, जो कि सुझाव देगा कि किस तरीके से राजस्व का बंटवारा हो केंद्र और राज्यों के बीच में। ये है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। तो इस तरीके से ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको इससे मदद मिली हो। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 7 बजे से 8 बजे चल रहा है, फ्री डेमो क्लास है। इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बिहार जे और बिहार APO के पूरा GK का जो सिलेबस है उसमें हम कवर कर रहे हैं। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक और अपने कमेंट करके आप अपने विचार बता सकते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बड़ा मोटिवेशन देता है हमें, हमारी टीम को, कि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। आज के लिए रखते हैं इतना ही। मुलाकात होगी अगले सेशन में। जय हिंद, बाय बाय।